नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। और न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ है मेरे सहयोगी कुणाल गोस्वामी। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात होगी हरियाणा के हवाले से, जहां पर कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार जो है वो बनने जा रही है। हैट्रिक बीजेपी ने हरियाणा में लगा दी है। भव्य समारोह में नायब सिंह सैनी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम दिग्गज नेता बीजेपी की हाईकमान इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेगी। बता दें कि हैट्रिक लग चुकी है। नायब सरकार 2.0 अब हरियाणा में आने जा रही है। आज एक बार फिर से नायब सिंह सैनी, जो कि एक यंग मुख्यमंत्री हैं, वो दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और आज दूसरी बार जो है वो यहाँ पर शपथ ली जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी शासित प्रदेशों के जो बड़े नेता है, जो यहाँ पर बड़े मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी है या फिर वो अन्य नेता है, वो इस समारोह में शामिल होने वाले हैं। भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आएंगे। बता दें कि पंचकूला के दशहरा ग्राउंड में ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जहाँ पर एक बार फिर से हरियाणा में जो है वो यहाँ पर नायब सिंह सैनी की सरकार होगी। आपको बता दें कि पंचकूला में ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में 50,000 लोगों को आमंत्रित किया गया है, लोगों को निमंत्रण भेजा गया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर शामिल होंगे। तमाम बड़े नेता, गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचेंगे। 18 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बड़े समारोह में शिरकत करेंगे। यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम के जो बड़े नेता हैं, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। बिहार की बात की जाए, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, ये तमाम वो स्टेट्स हैं, ये वो राज्य है जिनके की मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के, मणिपुर के मुख्यमंत्री भी इस भव्य समारोह में पहुंचेंगे, जो कि यहाँ पर पंचकुला में होने वाला है। मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, साथ ही साथ राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, ये तमाम वो राज्य है जिनके की मुख्यमंत्री इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम की शोभा बनते नजर आएंगे। 50,000 लोगों की आमद के साथ ये भव्य कार्यक्रम अब से कुछ ही देर बाद हरियाणा के पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में आयोजित होने जा रहा है, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय बड़े चेहरे इस कार्यक्रम की शोभा बनते नजर आएंगे। मंत्रिमंडल में संभावित नामों की सूची भी इस वक्त एक एक करके हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर गौरव गौतम का नाम निकलकर सामने आ रहा है, अनिल विज का नाम निकलकर सामने आ रहा है, रविंद्र शर्मा, श्याम सिंह, राव नरवीर सिंह, महिपाल टांडा, विपुल गोयल, राणा किशन बेदी, श्रुति चौधरी, कृष्णलाल पवार और आरती राव का नाम भी निकलकर इसमें शामिल आ रहा है। तो कुल 13 से 14 लोग कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन 12 लोगों के नाम इस वक्त संभवतः सामने आ चुके हैं। जानकारी यह गई है कि अनिल विज को फोन चला गया है, कृष्णलाल पवार को फोन गया है, राव नरवीर सिंह को फोन गया है, महिपाल टांडा को फोन गया है, विपुल गोयल को फोन गया हुआ है, कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी, राजेश नागर, गौरव गौतम, सुनील सांगवान, मूलचंद शर्मा, इन सबको फोन चला गया है और संभवतः अब से कुछ ही देर में नायब सैनी सरकार 2.0 जब हरियाणा के कामकाज की बागडोर संभालेगी, तो ये तमाम लोग होंगे जो कैबिनेट की शोभा बनते हुए नजर आएंगे। तो आज का ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद खास, जहां पर 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बनती हुई नजर आई है। अब बीते दिन हमने देखा था कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ऑब्जर्वर के तौर पर गए थे और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के फायर ब्रांड नेता अनिल विज प्रस्तावक के तौर पर वहां पर प्रस्ताव रखते नजर आए। और आखिरकार अब आप देखिए आपके स्क्रीन के साइड में करके संभावित चेहरे, अनिल विज विधायक है अंबाला कैंट से, घनश्याम दास अरोड़ा संभावित चेहरे विधायक है यमुनानगर से, इनका नाम है, कृष्ण पवार संभावित चेहरे हैं विधायक है इसराना विधानसभा सीट से, इसके अलावा कृष्ण कुमार बेदी संभावित चेहरा विधायक नरवाना विधानसभा सीट से, आरती राव संभावित चेहरा राव नरवीर सिंह की बेटी है विधायक अटेली विधानसभा सीट से, राव रणवीर सिंह गंगा संभावित चेहरा विधायक है बरवाला विधानसभा सीट से, इसके अलावा विपुल गोयल संभावित है विधायक फरीदाबाद से विधानसभा चुनाव जीते हैं, मूलचंद शर्मा पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे विधायक है वल्लभगढ़ विधानसभा सीट से। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव जीतकर आए हैं
और अब से कुछ ही देर बाद मंच पर ये शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। कुल 14 ऐसे चेहरे हैं जो कैबिनेट की शोभा बन सकते हैं, लेकिन आज जानकारी मिल रही है कि कुल 11 से 12 लोगों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। जातीय समीकरण का भरपूर ध्यान दिया जाएगा। हरियाणा में जो कहा जाता है जाट वर्सेस नॉन जाट, ओबीसी, दलित, छत्तीस बिरादरी, ब्राह्मण, दलित, सभी चेहरों को यहां पर शामिल किया जाएगा और उसके बाद एक संतुलित कैबिनेट हरियाणा में कामकाज करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा कुछ और नाम हैं जो लगातार सुर्खियों में हैं, जिसमें कृष्ण लाल मीणा है, कृष्ण गहलावत है, सुनील सांगवान है, हरविंद्र कल्याण है, घनश्याम दास अरोड़ा है, लक्ष्मण यादव है और तेजपाल तंवर भी हैं। इनका नाम भी लगातार सुर्खियों में चल रहा है। लेकिन टॉप 12 में कौन बाजी मार के नायब सिंह सैनी सरकार 2.0 में कामकाज संभालेगा, आपसे कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। और जिस तरह से मेरी सहयोगी शिपवन ने बताया कि आज का कार्यक्रम इस लिहाज से भी बेहद खास है क्योंकि आज एक तरह से शक्ति प्रदर्शन होगा। यूपी से लेकर उत्तराखंड, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, एमपी, महाराष्ट्र, मणिपुर, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, अरुणाचल, आंध्र, असम, ये कुल 18 राज्यों के मुख्यमंत्री और डेप्यूटी सीएम सब एक एक करके पंचकुला पहुंच रहे हैं और जहां पर दशहरा मेला ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम होगा। 50,000 लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। तो अब से कुछ ही देर में एक एक करके तमाम मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जानकारी मिल रही है अनिल विज, मूलचंद शर्मा, सुनील सांगवान, कृष्ण पवार, इसके अलावा विपुल गोयल, अरविंद शर्मा, ये सब कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में दशहरा ग्राउंड में पंचकुला में भव्य समारोह जो है वो आयोजित किया जाएगा। इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संदीप गोयल ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे संवाददाता। संदीप, आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि 18 राज्यों के जो बड़े नेता है, जो मुख्यमंत्री है, वो यहाँ पंचकुला पहुंचेंगे। संदीप, आप सुन पा रहे हैं? तो आपको बता दें कि यहाँ पर आज नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ पर भाग लेंगे और शपथ यहाँ पर ली जाएगी, क्योंकि हैट्रिक लग चुकी है बीजेपी की। तीसरी बार बड़ी जीत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हुई है हरियाणा में। नतीजे यहाँ पर 8 अक्टूबर को निकलकर सामने आए थे, जिसमें कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बनाना जो है वो शुरू कर दिया था। और अब यहाँ पर आज शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें कि 18 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो बड़े चेहरे हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर शिरकत करेंगे। तो एक बार फिर से हमारे साथ संदीप गोयल ज्वाइन कर चुके हैं। संदीप, आपसे जानना चाहूंगी, 18 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर शामिल होने वाले हैं, किस तरीके का भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाएगा? शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा। देखिए, बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है इसको रखा गया है और 18 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री हों, चाहे केंद्रीय मंत्री हों, खुद अमित शाह गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचने का जो है कार्यक्रम रखा गया है। तो ये समझा जा सकता है कि हरियाणा में अब एक नई सरकार जो बन रही है वो अपनी पूरी तरह से एक उत्साह और एक जोश के साथ जो है इस कार्यक्रम को कर रही है और एक जो एक शक्ति प्रदर्शन कहें कि भारतीय जनता पार्टी का वो नजर आएगा, क्योंकि इसके बाद जो है झारखंड और महाराष्ट्र में जो चुनाव होने हैं उसका असर भी जो है देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में एक पूरी तरह से जो कार्यक्रम है वो जो है तैयार है। वहाँ पर भारी पुलिस फोर्स के साथ साथ बड़े जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर जो है ड्यूटी लगाई गई है उनकी। और अब के बाद कुछ ही देर बाद जब ये प्रोग्राम शुरू होगा, सबसे पहले नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद 11 से 12 ऐसे संभावित जो नाम सामने आ रहे हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं लगातार स्क्रीन पर, उनमें जो है मंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि अभी और भी नई जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कुणाल कि 2 बार जो है हरियाणा सरकार में मंत्री रहे थे, कैबिनेट मंत्री रहे मूलचंद शर्मा। इस बार उनको मंत्री जो है नहीं बनाने के अलावा उनको जो है स्पीकर बनाया जा सकता है। तो गौरव गौतम जो पहली बार विधायक बने हैं पलवल से, उनको जो है मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये भी जो है संभावित नाम जो है आगे निकल कर आ रहे हैं।
हालांकि संदीप, कुछ देर बड़ा बाद जो सवाल है है सारी कि चीजें 57 साल के इतिहास में पहली बार कोई राजनीतिक दल तीसरी मर्तबा सरकार बनाने में सफल रहा है। ना सिर्फ सरकार बनाने में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत के साथ, लिहाजा एक बैलेंस कैबिनेट की उम्मीद हर कोई कर रहा है। ऐसी कैबिनेट जिसमें जाट भी हो, जिसमें नॉन जाट भी हो, ओबीसी का प्रतिनिधित्व भी हो, दलित भी हो, छत्तीस बिरादरी भी हो, ब्राह्मण चेहरा भी हो, महिला भी चेहरा नजर आए, साथ ही साथ युवा को भी मौका मिले। बिल्कुल कुणाल, बिल्कुल देखिए, यही चीजों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने जिन मंत्रियों का नाम जो है आगे लेकर आई है, उनमें सभी जातियों को, सभी को साधने का प्रयास किया जाएगा। कोई नाराज ना हो, किसी भी को नाराजगी ना आए, इसी को लेकर सभी समाज से जो है 2 या फिर 1 मंत्री जो है नियुक्त किए जाएंगे, उनको विभाग दिए जाएंगे। सबसे बड़ा जो है जाटों को साधने का हो, एससी ओबीसी मोर्चा में खुद नायब सिंह सैनी आते हैं, उसके बाद पंजाबी बिरादरी से अनिल भी जाते हैं। तो वहीं जो है ब्राह्मण समाज से मूलचंद शर्मा का नाम जिस तरह से आगे चल रहा था, अभी ये कहा जा रहा है कि गौरव गौतम को जो है पलवल से जो विधायक बनकर आए हैं, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। तो ऐसे में ब्राह्मण 2 जो है शामिल किए जाएंगे, या अरविंद शर्मा हो, चाहे मूलचंद शर्मा, या फिर गौरव गौतम। ऐसे में अगर जो मूलचंद शर्मा है वो वरिष्ठ नेता रहे हैं और वरिष्ठ नेता के साथ साथ 2 बार मंत्री रहे हैं, तो इस बार ये भी माना जा सकता है कि उनको स्पीकर पद दिया जा सकता है। लेकिन अभी स्थिति हम संभावित जो नाम है, या कहें कि अपने सोर्सों से बता रहे हैं, लेकिन कितना जो है निकटतम हो पहुंच पाते हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद ये चीजें क्लियर होंगी। हालांकि अनिल विज का नाम फाइनल है, श्रुति चौधरी का नाम फाइनल है, इन तमाम जो लीडर हैं, जो चेहरे हैं जिनको मानकर चला जा रहा था, इनके लगभग नाम फाइनल है, जिसमें विपुल गोयल को नाम फाइनल बताया जा रहा है। लेकिन कौन चेंज हो सकता है, कौन बदल सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि हमने पिछले कुछ सालों में परिपाटी देखी, जहां जहां बीजेपी ने सरकार बनाई वहां सीएम के साथ साथ 2-2 डेप्यूटी सीएम भी रहे। लेकिन इस बार ये साफ हो गया है कि इस बार हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, ये और बिहार की बात कर ले, महाराष्ट्र की हम बात कर ले, इन सब पैटर्न से इतर इस बार यहां कोई डेप्यूटी सीएम नहीं होगा। बिल्कुल कुणाल, देखिए बहुत बढ़िया बात है कि कैसे जो है हमने बहुत सारे राज्यों में देखा, चाहे पड़ोसी राज्यों में देख ले, उप मुख्यमंत्री के तौर पर 2-2 मुख्यमंत्री जो है यूपी में दिए गए। लेकिन हरियाणा में पिछली बार जो है डिप्टी मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी का दिया गया, लेकिन इस बार डिप्टी सीएम की बात जो है बीच में चर्चाओं में तो रही, लेकिन अभी उन चर्चाओं पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम हालांकि अभी जो है कहा नहीं जा सकता कि कोई निकल कर सामने है, लेकिन अभी तक कोई चर्चाएं नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ 11 से 12 मंत्रियों के नाम फाइनल जो है होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पंचकुला पहुंचेंगे और उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, उसमें क्या कुछ तस्वीर बनती हुई नजर आती है और क्या कुछ मैसेज देने का काम किया जाएगा, क्योंकि चुनाव और भी राज्यों में साथ के साथ जो डिक्लेयर हो चुके हैं, साथ ही उसके बाद दिल्ली की तैयारी होगी। तो इन तमाम राज्यों को साधने का काम भी इस मंच से किया जा सकता है। कुणाल, महिला सशक्तिकरण की बात लगातार हो रही थी, इस बार बीजेपी के लिए कितना टफ है? आरती राव भी मैदान में है, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, श्रुति चौधरी भी मैदान में हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कुछ और भी नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, विमला चौधरी का नाम निकलकर सामने आ रहा है। कितना मुश्किल होगा महिलाओं को यहां पर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर देखना, क्योंकि इस बार दबाव की राजनीति भी हो रही। कई ऐसे चेहरे थे जो लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों से हम लगातार देख रहे थे, विधायक बनने के बाद दिल्ली में डेरा डाले हुए थे विधायक और चाहते थे कि मंत्री उनको बनाया जाए। लेकिन मंत्री जो बन रहे हैं इस बार, वो उसमें भी जो है कुछ सिलेक्टेड लोग ही हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें सब जातीय समीकरण को बैठाना होगा बीजेपी को, साथ ही महिलाओं को, जो 2 महिलाओं को सामने नाम अभी आ रहे हैं, उसमें दोनों परिवारवाद से जुड़े हुए मामले हैं। क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार हरियाणा में जिस तरह की स्थिति हमने देखी कि एक बार लग रहा था कि हरियाणा में माहौल बदल रहा है और बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा, तो ऐसे में बीजेपी के जो बड़े चेहरे थे उन्होंने अपने परिवार को जो है टिकट दिलाने का काम किया, जिसमें श्रुति चौधरी, किरण चौधरी की बेटी हैं, तो वहीं आरती राव जो है, तो ऐसे में इनको अब मंत्री उसमें जो है शामिल किया जाएगा। यानी कि जो बड़े जो नेता थे उन्होंने अपने आप की राजनीति को कम करते हुए अपने परिवार, अपने बच्चों को राजनीति में लाने का काम किया है और उनको ये मंत्री पद जो है इस बार दिया जाने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। तो ये माना जा रहा है कि कैसे जो है महिलाओं को साधने के साथ साथ परिवार को भी साधना है और राजनीति को भी बनाए रखना है परिवार की। चलिए, शुक्रिया आपका संदीप, हमारे साथ
जुड़ने के लिए, सीधे लाइव और ताज़ा अपडेट तमाम दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो बड़ी तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बीते दिन आपने देखी किस तरह से बंडारू दत्तात्रेय हैं सामने आपके सामने, हरियाणा के राज्यपाल हैं, उनको समर्थन पत्र सौंप दिया है। और एक नाम और निकलकर यहाँ पर शिपवन सामने आ रहा है, सुनील सांगवान का और सावित्री जिंदल का भी। ये भी नाम लगातार, भले ही लिस्ट में हम नहीं दिखा रहे लेकिन सूची में बने हुए हैं। सुनील सांगवान चरखी दादरी से हमने देखा चुनाव लड़ा था, चुनाव से ठीक एन पहले ये अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। सुनारिया जेल के अधीक्षक रहे थे और इनके रहते ही राम रहीम जो थे उनको कई बार पेरोल दी गई, जो लगातार विवाद का कारण भी बनी। दूसरा नाम निकलकर सामने आ रहा है कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की माताजी सावित्री जिंदल का, जिन्हें जब हिसार से टिकट नहीं दिया गया तो वो निर्दलीय मैदान में उतर गई और मैदान में ना सिर्फ उतरी, चुनाव भी जीता। चुनाव जीतने के बाद जैसे कि संकेत मिल रहे थे उसके बाद बीजेपी को सपोर्ट भी कर दिया और बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव सब उन्हें मनाने के लिए उनके घर तक पहुंचे थे। तो लिहाजा हो सकता है कि यहां पर भी दबाव की राजनीति हो और इन्हें भी शायद लिस्ट में देर रात ही सही नाम अपडेट कर दिया जाए। बिल्कुल, आपको बता दें कि इसी बीच हम अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। अगली खबर जो है वो पंजाब से सामने आ रही है। अगली खबर की बात करेंगे जहां पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की आज घटक दलों की बैठक होने जा रही है। चंडीगढ़ में आज ये बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। बता दें कि अमित शाह और जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और झारखंड, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक आयोजित की गई है, क्योंकि इन दोनों ही जगहों के जो विधानसभा जो असेंबली इलेक्शन है उनका ऐलान हो चुका है, जिसके बाद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पर एक बैठक बुलाई गई है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक रहेगी जिसमें कि बड़े चेहरे जैसे कि राजनाथ सिंह है, जेपी नड्डा है और साथ ही साथ गृहमंत्री अमित शाह है, वो इस बैठक में शिरकत करेंगे। और घटक दलों की सभी सीएम और डिप्टी सीएम इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं, जो कि चंडीगढ़ में होने वाली है। आपको बता दें कि यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहाँ पर एनडीए की घटक दलों की बैठक चंडीगढ़ में होने वाली है, एक निजी होटल में, जहां पर आपको बता दें कि बैठक में एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल होंगे। तमाम चीजों पर चर्चा की जाएगी, रणनीति निर्धारित की जाएगी, किस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड में जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां पर किस तरीके से अपना परचम लहराया जाए, अपना जनाधार इन दोनों स्टेट्स में किस तरीके से बढ़ाया जाए, इन चीजों को लेकर चर्चा आज की इस बैठक में होगी, जो कि चंडीगढ़ में होने वाली है। बिल्कुल शिपवन, आप लगातार देखें कि किस तरह की एक्सट्रीम पॉलिटिक्स इन दिनों हो रही है। कितना गहमा गहमी हमने देखा जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव, कितना गहमा गहमी भरा हमने देखा हरियाणा का विधानसभा चुनाव। और अब इस पर ताजा विस्तार से जानकारी देने के लिए नवदीप छाबड़ा पंजाब से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। नवदीप, आज शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ रणनीति बनाई जाएगी कि जिस तरह से शानदार प्रदर्शन बीजेपी ने हरियाणा में किया, जम्मू कश्मीर में उसकी सीटें 2014 के मुकाबले बढ़ गई, भले ही वहां पर सरकार ना बनी हो, लिहाजा महाराष्ट्र और झारखंड हाथ से नहीं जाना चाहिए। देखिए कुणाल, बिल्कुल आज दो बड़े इवेंट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दिल्ली से रवाना जो है हो चुके हैं। किसी भी वक्त वो सबसे पहले पंचकूला पहुंचेंगे, जहां पर दशहरा ग्राउंड में वो शपथ ग्रहण कार्यक्रम में क्योंकि मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल हो रहे हैं। और वहां पर एक बहुत बड़ा आज जो इकट्ठ, क्योंकि 50,000 लोगों को वहां पे आह्वान किया गया है वहां पर शामिल होने के लिए। लेकिन उसके ठीक बाद क्योंकि अचानक से ये बैठक रखी गई है चंडीगढ़ के अंदर, जो होटल ललित है चंडीगढ़ का, वहां पर ये बैठक होगी और 3 बजे के आसपास, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। तो कहा जाहिर सी बात है कि 20 के आसपास जो मुख्यमंत्री, इसके अलावा डिप्टी सीएम, जितने भी बीजेपी की सरकारें हैं जहाँ पर या बीजेपी की सहयोगी सरकारें हैं, उन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और वहाँ के जो बड़े आला अधिकारी बीजेपी के जो दिग्गज नेता है पूरे ऑल ओवर इंडिया से, वो यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री तमाम जो है वो भी आज यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर है। तो एक बहुत बड़ा मंथन जो है एनडीए के अंदर आज किया जाएगा, खासतौर पर सरकार कैसे काम करेगी, विदेश नीति कैसे रहेगी, देश के अंदर क्या क्या बड़े मुद्दे हैं, किन किन राज्यों को विकास को लेकर किस तरीके से रणनीति आगे बढ़ी जाएगी, तो इस पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर क्योंकि चुनाव है, उसकी घोषणा हो चुकी है, झारखंड में 2 चरण और महाराष्ट्र में 1 चरण के लिए, तो ऐसे वक्त में एक मजबूत रणनीति जो है वो बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि नहीं, अच्छा बड़ी बात है नवदीप, हमने देखा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में दोनों जगह बीजेपी इंडिपेंडेंट चुनाव
के मैदान में उतरी, लेकिन अब महाराष्ट्र और झारखंड, यहां दोनों एनडीए के हर एक जो घटक दल है उनका बहुत अहम रोल रहेगा। देखिए कुणाल, बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही राज्यों में घटक दलों के साथ चुनावी मैदान में बीजेपी उतरेगी और महाराष्ट्र के अंदर तो दो पार्टियों के साथ गठबंधन है, यानी कि वहां पर एक तरीके से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, उसके बाद उद्धव, हम कह सकते हैं शिवसेना, और उसके बाद पवार ग्रुप जो है गुट है, उनको भी सीटें देनी है। तो जाहिर सी बात है कैसे समन्वय बैठाया जाएगा, झारखंड के अंदर कैसी रणनीति होगी। और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कुणाल कि हरियाणा के अंदर एक इतिहास रचा, इस पर लगातार तीसरी बार, पहली बार हुआ इतिहास में कि पहली बार किसी पार्टी ने तीसरी बार वहां पर अपनी सरकार और सबसे बड़ा जनाधार के साथ दोहराई है। तो ऐसे में बीजेपी जो है वो बहुत, हम कह सकते हैं, विश्वास में है, उसके तमाम नेता जो विश्वास से भरे हैं, और यही कारण है कि जल्दी से चुनावों का ऐलान भी किया गया, क्योंकि एक इम्पैक्ट जो होता है वो दूसरे राज्यों में कहीं ना कहीं नजर भी आता है। तो यही कारण है कि आज बीजेपी के तमाम दिग्गज महाराष्ट्र को लेकर एक बड़ी रणनीति तय करेंगे कि 288 सीटों पर कैसे, वहां पर एक एक सीट पर कैसे रणनीति होगी। जिस तरीके से हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ा गया, एक एक सीट पर तमाम तरीके से मंथन किया गया, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें झारखंड के अंदर 25 तारीख को लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, तो ऐसे में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा। आज 17 तारीख होने वाली। नवदीप जी, लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी है कि महाराष्ट्र की अगर बात करें या फिर खास तौर पर झारखंड के हवाले से बात करें तो बड़े फेरबदल वहां पर हुए हैं, पॉलिटिकल एंगल्स जो है वो बदले हैं, क्योंकि फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं यहाँ पर चंपई सोरेन, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है, जिसकी वजह से भाजपा का जनाधार बढ़ता नजर आ सकता है, क्योंकि एट द एंड उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा थी, काफी लोकप्रिय नेता वो रह चुके हैं। तो किस तरीके से समीकरण बदल सकते हैं झारखंड में इस बार? देखिए, झारखंड के अंदर करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको बीजेपी इन चुनावों के अंदर अपना हथियार बनाएगी। क्योंकि हमने देखा पूर्व मुख्यमंत्री जेल के अंदर रहे, और उसके बाद जिस तरीके से दोबारा उन्होंने टेक ओवर किया, तमाम चीजें जो है, करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है झारखंड के अंदर। और यही कारण है कि महाराष्ट्र के अंदर, हालांकि हाल ही के अंदर जिस तरीके से हमने देखा बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा जरूर रहेगा सरकार के लिए, थोड़ी चुनौती, क्योंकि वहां पर बीजेपी की अपनी सहयोगी दलों की वहां पर सरकार है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं और बहुत बड़े मुद्दे हैं महाराष्ट्र के हाथ को लेकर, जो क्योंकि तीसरी बार एनडीए सरकार का बनना वो महाराष्ट्र के विकास की जो आगामी गति है वो तय करेगा। यही कारण है कि झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी की जो रणनीति है, अगले 2 से 3 दिन के अंदर, हो सकता है अगले 2 दिन के अंदर प्रत्याशियों की पहली सूची बीजेपी जारी कर देगी, और यही कारण है कि आज उस पर मंथन होगा। और अगले 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि 5 दिन का समय खाली बचा, 5-6 दिन, 25 तारीख लास्ट नॉमिनेशन की है फर्स्ट फेज को लेकर। बिल्कुल, तो अब देखना बेहद खास है कि महाराष्ट्र और झारखंड, इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी या एनडीए किस तरह की रणनीति अपनाता है कि सरकार फिर से रिटेन कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, फोन लाइन पर ताजा अपडेट साझा करने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। 20 अक्टूबर को अब कांग्रेस की इलेक्शन वर्किंग कमेटी की जो बैठक है वो होने जा रही, सीसी की बैठक है। बैठक के बाद प्रत्याशियों की सूची भी जारी की जाएगी। बीजेपी ने अपने 100 प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की है, संभवतः नाम फाइनल हो चुके हैं। तो महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर किस तरह से एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस का जो मुकाबला है वो देखना बेहद खास होगा। और शिपवन, जिस तरह से हम जानते हैं कि महाराष्ट्र को इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है, हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि यह आर्थिक राजधानी उनके हाथ से निकल जाए। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग गुट यहां पर बन चुके हैं। एक ही पार्टी के 2 अलग अलग गुट है, शिंदे गुट है और साथ ही साथ दूसरा गुट भी यहां पर निकलकर सामने आया है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से समीकरण बनेंगे, लेकिन बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा अभी से शुरू कर दी है, और प्रत्याशियों की लिस्ट जैसे ही सामने आई, काफी दिलचस्प देखने वाली बात होगी है। लेकिन बहुत ही जल्दी नाम जो है वो घोषित किए जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल सभी राजनीतिक दलों द्वारा यहाँ पर तैयारी की जा रही है, क्योंकि बहुत ही जल्द विधानसभा चुनाव जो है वो झारखंड और साथ ही साथ महाराष्ट्र में होने वाले हैं। 20 अक्टूबर को कांग्रेस की भी बैठक होगी, लेकिन आपको पहले बता दें कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या फिर अगर हम दोनों की बात करें, बीजेपी है एक तरफ, दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है, सभी द्वारा यहाँ पर काम किया जा रहा है। और देखने वाली बात ये होगी किस तरीके से समीकरण बनेंगे। तो हमारे साथ हकीम ज्वाइन कर चुके हैं महाराष्ट्र से। हकीम, क्या कुछ माहौल है इस समय यहाँ पर महाराष्ट्र, किस तरीके से सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है?
देखिए, मान में जिस तरीके से अब विधानसभा के चुनाव जो है वो घोषित हो गए हैं, 20 तारीख को जो है चुनाव हो गए, 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे और इसी को लेकर के सभी पार्टियां जो है वो अपने अपने रणनीति बनाने में लग गई है। महाविकास आघाड़ी की बात करते हैं तो कहीं न कहीं इसमें अब कांग्रेस को जो है वो ज्यादा सीटें छोड़ी जाएगी। 119 के करीब सीटों का आंकड़ा कांग्रेस की तरफ से आ रहा है, वही 86 के करीब जो है वो शिवसेना उद्धव गुट को जो है सीटें छोड़ी जाएगी। सबसे कम सीटें शरद पवार गुट को छोड़ी जाएगी और ऐसे में अब ये माने कि 225 के करीब जो है इनका जो समीकरण है उम्मीदवारों का वो तय हो चुका है। वही अगर महायुति की हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं महायुति के सिटिंग एमएलए यानी कि 2019 में जो चुन करके आए थे उन्हीं एमएलए को जो है वो टिकट दिया जाएगा, वही उम्मीदवार के रूप में जो है वो यहाँ पर खड़े रहेंगे। इस तरीके का फार्मूला जो है वो महाराष्ट्र में अब चल रहा है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से जो है पूरी ताकत लगा करके जो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की कोशिश अब करेगी। और जिस तरीके से हमने देखा था कि महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में 13 सीटें लेकर के कांग्रेस आई थी, कहीं न कहीं बड़ी पार्टी जो है वो महाविकास आघाड़ी में वो रही। ऐसे में अब कांग्रेस को जो है वो ज्यादा सीटें छोड़ने का जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी ने सोचा है और कांग्रेस ने जो उसकी मांग की है कि ज्यादा सीटें हम लेंगे, उस पर उनका पूरे तरीके से जो है सहमति बन गई है। आने वाले चुनाव किस तरीके से खास हो गए ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हो सकता है अभी इस चुनाव में तीसरी और आघाड़ी बन करके आएगी। जो दलों को जो है महायुति ने या फिर महाआघाड़ी ने अपने अंदर शामिल नहीं किया है, वो जो दल है वो अब बाहर रह के तीसरी आघाड़ी बनाने की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, जिसमें खास तौर से हम देखते हैं एमआईएम की अगर बात करते हैं या फिर और कोई जो घटक दल है उनकी बात करते हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी उसमें शामिल हो सकती है। फिर मराठा आंदोलन का मुद्दा है, उसको लेकर के जरांगे पाटिल हो सकते हैं, वो भी तीसरी आघाड़ी में शामिल हो सकते हैं। तो महाराष्ट्र में अब ये जो सरगर्मियां है बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से दोनों दल है यानी कि महायुति और महाआघाड़ी महाविकास आघाड़ी इसको चुनौती देने के लिए तीसरा घटक दल निर्माण होता है कि इस पर नजर बनाए। अगर हम महाराष्ट्र को इस विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव से कंपेयर करके देखें तो 48 में से 48 लोकसभा सीटों में महाराष्ट्र की विदर्भ और नांदेड़ वाला इलाका था, वो मैक्सिमम ऐसा इलाका था जहां पर एनडीए के जो तमाम चेहरे थे वो जीतते हुए नजर आए थे। क्या नजर आ रहा है कि जो कमजोर इलाके रहे, क्या वहां पर इस बार महाविकास आघाड़ी ज्यादा दर पर काम करता नजर आएगा या महायुति की जो अभी चुनावों में जो रणनीति थी वही आगे प्रोसीड की जाएगी? देखिए, महाविकास आघाड़ी ने जिस तरीके से अपना समीकरण बनाया है वो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के तर्ज पर बनाया गया था उसी तरीके से विधानसभा के तर्ज पर पूरे तरीके से वो जोरों शोरों से जो है पूरे तैयारियां कर चुके हैं। उद्धव गुट ने भी साफ कर दिया, इससे पहले बात हुई थी मुख्यमंत्री के चेहरे को सबसे पहले जो है वो बताया जाए जनता को कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पर कांग्रेस और शरद पवार गुट ने जो है इन्होंने नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि जब तक के सीटें चुन करके नहीं आती, किसकी कितनी सीटें चुन करके आएगी इस पर ये डिपेंड करेगा कि सीएम किसका बनेगा। और ये बात जो है फिर पीछे जो है वो गिर गई। सूचना ने इससे भी कहीं न कहीं पीछे हाथ ले ली थी, लेकिन आने वाले समय में ये मुद्दा जो है वो गर्मा सकता है कि सीएम का उम्मीदवार किसे होगा। ये चीज देखिए ना कि देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में क्या सीएम के लिए आप तैयार हैं, तो उन्होंने कहा था कि हमारे सीएम हमारे बगल में बैठे हैं, वो एकनाथ शिंदे को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मतलब कि इस बार का विधानसभा चुनाव जब एनडीए लड़ रहा है तो एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा जाएगा, जबकि उद्धव ठाकरे सीएम की कुर्सी को की वजह से एनडीए छोड़कर यहां पर इंडिया अलायंस में शामिल हो गए थे। तो क्या इंडिया अलायंस के लिए इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव आसान रहेगा? कुणाल, देखिए, जिस तरीके से भले ही आज देवेंद्र फडणवीस जो है वो कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे के अगुवाई में जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आने वाले समय में अगर हम बीजेपी के खेमे की बात करते हैं तो चर्चाएं जरूर निकल के आ रही है कि सीएम पद का दावेदार जो है वो कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस को जो है वो बनाया जा सकता है, क्योंकि 150 से ज्यादा सीटें बीजेपी जो है वो उनके उम्मीदवार को यहाँ पर खड़ा कर रही है। अमित शाह ने साफ तौर से एकनाथ शिंदे से बात करते हुए ये कहा था कि हमने कॉम्प्रोमाइज किया है, तुम्हें कहीं न कहीं हमारे कैंडिडेट को पीछे रख करके तुम्हें सीएम बनाया है, तो आपको भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और इस चुनाव में ज्यादा सीटें हमें देनी पड़ेगी।
तो इसी तर्ज पर जो है अब सीटों का बंटवारा होगा। बीजेपी ज्यादा सीटें लेकर के जो है ज्यादा उम्मीदवारों को खड़ी करेगी, उसके बाद जो है एक बार ठीक है हकीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो हकीम देशमुख यहाँ पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के हवाले से अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से समीकरण बनेंगे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो सरगर्मियां वहां पर तेज हो चुकी हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। चलिए, स्वागत है आप सबका इस छोटी सी ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर हमने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के हवाले से बात की। अब आगे बढ़ेंगे जहां पर कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है, जहां पर 10 अलग अलग सीटों पर जो चुनाव है वो होंगे। मैनपुरी में भी एक सीट पर उपचुनाव देखने को मिलेगा। उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर ली हैं और चुनाव के लिए यहाँ पर 350 से अधिक मतदान जो है वो केंद्र बनाए गए हैं। और यूपी में उपचुनाव को लेकर तैयारी जिस तरीके से शुरू हो चुकी है, चुनाव के लिए 351 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 3,82,000 से अधिक मतदाता यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की जा चुकी है। जिस तरीके से यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया गया था कि जो रिक्त पड़ी सीटें हैं उन पर उपचुनाव होंगे, जिसके चलते कि राजनीतिक दलों में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 9 अलग अलग सीटों पर चुनाव होने तय हो चुके हैं और वहीं पर मैनपुरी में भी विधानसभा सीटों को लेकर चुनाव होंगे। इसी बीच क्या कुछ कहना है, यहाँ पर प्रक्रिया सामने आई है, पहले आप ये सुनिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से तिथियों की उद्घोषणा हुई, वैसे ही आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में लागू हो गई है। उसका कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है। आपने देखा भी होगा कि जैसे ही तिथि घोषित हुई वैसे ही हमारी टीमें सड़कों पर निकली और उसका कड़ाई से अनुपालन कराया गया कि कहीं भी कोई ऐसी सामग्री न हो जिससे चुनाव प्रचार समझा जाए। तो हम लोग दृढ़ संकल्प हैं और आदर्श आचार संहिता का पालन बहुत कड़ाई से कराया जाएगा और निष्पक्षता से कराया जाएगा। देखिए, अभी जो सूचना मेरे पास उपलब्ध है उसके अनुसार 3,82,378 मतदाताओं की संख्या है और कुल 444 मतदेय स्थल हैं, 351 मतदान केंद्र। देखिए, कल से जैसे उद्घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, उसके लिए अनुपालन के लिए हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं। जो भी आदर्श आचार संहिता के नियम हैं उनका कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है। अभी 18 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। उसमें हम लोग जो कलेक्ट्रेट में नामांकन होना है उसमें पुलिस के पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। जो 100 मीटर की परिधि है उसमें प्रॉपर बैरिकेटिंग रहेगी, वहाँ राजपत्रित अधिकारी तैनात किए जाएंगे और जो अनुमन्य वाहन है अंदर 100 मीटर की परिधि में और जो अनुमन्य लोग हैं उतने ही लोग आ सकेंगे। जहाँ तक डिप्लॉयमेंट की बात है, वो पूरे विधानसभा में जो पहले से पैरामीटर हैं जो अति संवेदनशील हाइपर सेंसिटिव होते हैं उन पे पैरामिलिट्री फोर्स की व्यवस्था रहती है। वो अभी हम लोग मांग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो उपलब्धता होगी उसके हिसाब से उनको डिप्लॉय किया जाएगा। साथ ही जो बूथों पर होता है, पोलिंग सेंटर पे होता है, वो जनपद के बाहर का पुलिस बल लगता है और जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर में होता है वो जनपद में जो उपलब्ध पुलिस बल होता है उसको लगाया जाता है। तो पूरे पुख्ता इंतजाम इसके सुरक्षा व्यवस्था के किए जा रहे हैं। तो आपने सुना किस तरीके से अधिकारियों द्वारा तमाम चीज़ों को लेकर अपडेट किया जा रहा है कि प्रशासनिक तौर पर तमाम तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। अब किस तरीके से चुनाव होंगे, क्योंकि यहाँ पर 3,82,000 से ज़्यादा मतदाता हैं और साथ ही साथ 351 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। तो अनिल हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं मैनपुरी से। अनिल, आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके से तैयारियाँ वहाँ पर हो रही हैं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और एक मैनपुरी की सीट भी तय हो चुकी है, क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो है ना उत्तर प्रदेश में 9 सीटों की अगर जो बात करें तो ये करैल विधानसभा सीट जो है ना बहुत ही हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि एक तो समाजवादी पार्टी का ये गढ़ कहा जाता है और तो वहीं जो है यहाँ पर अखिलेश यादव ने इस करैल विधानसभा से जो है ना इस्तीफा दिया है और अब जो है वहाँ पर उपचुनाव होना तय हो गया है और इसके लिए जो है ना
शासन और प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और शासन प्रशासन का साफ ये कहना है कि निष्पक्ष रूप से यहाँ पर जो है ना चुनाव कराया जाएगा। और वहीं उनका ये भी कहना है कि जो भी व्यक्ति जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए दिखेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी अनिल, जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था। अब किस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें इस बार बीजेपी के झोले में आएंगी? जी, अगर जो हम आप बात करें तो यहाँ बीजेपी की अगर जो बात करें मैनपुरी में, तो बीजेपी हालांकि को सेंध लगाने का काम पूरा कर रही है। कहीं तो जो है ना मंत्री और तो कहीं कैबिनेट मंत्री, तो कहीं जो है ना क्षेत्रीय नेता घर घर में कवायद करते हुए दिख रहे हैं, चुनाव प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि राजनीतिक दल की जितने भी कार्यकर्ता और पार्टियां हैं वो अपने मतदाताओं को रिझाने में जुटी हुई हैं। लगातार अपने प्रत्याशी के हित में मतदान करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा देखने को मिल रहा है क्षेत्र में। अगर हम बात करें यहाँ पर मतदाताओं की संख्या, तो आपने बताया कि जिस तरह से 3,82,378 मत। तो चलिए, अनिल यहाँ पर अपडेट कर रहे थे मैनपुरी से कि 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होंगे और उपचुनावों को लेकर प्रशासनिक तौर पर भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं पर इसी बीच आपको मुख्यमंत्री से मिलवाते हैं, जहां पर भगवत मान, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो संबोधित करें। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਾਇਣ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨੇ। और भगवान वाल्मीकि जी ने इस पवित्र ग्रंथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, एकता, अहिंसा, शांति का उपदेश भी दिता ते नाल अधर्मियां दे विरुद्ध युद्ध करने का भी जिहड़ा संदेश दिता। भगवान वाल्मीकि जी संस्कृत दे पहले कवि सी। उन्होंने संस्कृत दे पितामह वजों भी जानिया जाता है। और साडा देश भारत जिहड़ा वो अपनी सभ्यता, कलाकृतियां ते अपनी संस्कृति लई एक विलक्षण दर्जा रखता दुनिया च। और इस दर्जे नूं कायम रखण लई जां इस दर्जे नूं दिवाउण लई भगवान वाल्मीकि जी वर्गे महारिशियां दा बहुत वड्डा योगदान है, जिन्हां ने अपनी सारी जिंदगी जिहड़ी है वो सार्थक रचना ते उन्हां नूं अमली रूप देण लई लाती। भगवान वाल्मीकि जी के जीवन का पंजाब नाल भी गूढ़ा संबंध है। लव कुश भगवान राम जी के जिहड़े बच्चे सी, उन्हां दी मुढ़ली सिक्ख्या वो पंजाब की धरती अमृतसर विखे अज भी राम तीर्थ पर भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर है, जिथे लखां लोग आके दर्शन करते हैं। अमृतसर विखे स्थित है। और भगवान वाल्मीकि जी दी जिहड़ियां सिक्ख्यावां ने अहिंसा दियां, मानवता नूं कायम रखण दियां, समाजिक कदरां कीमतां, मर्यादावां नूं कायम रखण दियां, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी दे जीवन बारे जो चानना पाया हुआ है। अज भी दुनिया जिहड़ी है लखां दी तादाद दे विच, पूरे देश च नहीं पूरी दुनिया दे विच नतमस्तक हुंदी है। सो पंजाब सरकार वालों, आम आदमी पार्टी वालों ये साडा फर्ज बनता है कि असीं भगवान वाल्मीकि जी की जिहड़ियां सिक्ख्यावां ने उन्हां नूं देश के कोने कोने तक, दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाइए ते
ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਲਈ, ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां पर उमर अब्दुल्ला जो अभी जिन्होंने यहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ कर ली है, वो किश्तवाड़ में पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। वाड़वन में स्थिति का जायजा लिया जाएगा। आपको बता दें कि वाड़वन में पेश आई आगजनी की घटना के बाद काफी लोग प्रभावित हुए थे। 500 से 600 ऐसे लोग थे जो प्रभावित हुए थे। उनसे मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो किश्तवाड़ पहुंचेंगे। कुछ ही देर में वाड़वन में करीब 70 से ज्यादा घर जो आग की चपेट में आए थे, उन लोगों से मुलाकात की जाएगी। उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर उमर अब्दुल्ला, उनके द्वारा काम किया जा रहा है। अभी कल ही उन्होंने यहाँ पर शपथ ली है मुख्यमंत्री बनने की, जिसके बाद के एक्शन मोड में वो आ चुके हैं और तमाम जिनका मंत्रिमंडल है वो भी लगातार काम कर रहा है। इसके बाद की आज एक खबर आ रही है कि किश्तवाड़ जो है उमर अब्दुल्ला पहुंचेंगे और पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया जाएगा। पिछले दिनों हमने आपको अपडेट किया था कि किश्तवाड़ के वाड़वन इलाके में 70 से अधिक घर और दुकानें जलकर राख हो चुकी थी, जिसके बाद की 2 दिन तक जो वहां पर पीड़ित लोग थे, 500 से 600 जो लोग हैं, उन्हें खुले आसमान के नीचे अपनी रात व्यतीत करनी पड़ी। जिसके बाद की आज अब उमर अब्दुल्ला जो है वो किश्तवाड़ पहुंचेंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, हर संभव मदद का आश्वासन दिया जाएगा। और इन तमाम चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उमर अब्दुल्ला जो है वो एक्शन मोड में आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर को उनकी चुनी हुई सरकार मिलने के बाद उमर अब्दुल्ला ने ये सुनिश्चित कर लिया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई भी दिक्कत अगर पेश आती है तो वो स्वयं वहाँ पर पहुँचकर उनकी दिक्कतों का हल करने का प्रयास जो है वो करेंगे। तो हमारे साथ किश्तवाड़ से संवाददाता अजय शान ज्वाइन कर चुके हैं। अजय, आपसे जानना चाहूंगी, लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं उमर अब्दुल्ला, आज वो किश्तवाड़ पहुंचेंगे, जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करेंगे, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इसको लेकर? बात वहाँ सेंटर है, वाड़वन को जो प्रभावित गाँव है, करीब 80 परिवार ऐसे हैं जिनके सब कुछ नष्ट हो चुका है। और जैसे आपने कहा कि उनका आसना बिक चुका है, जो छत की दूर जलकर राख हो गई, जो जिंदगी भर की कमाई थी वो लोग खो चुके हैं। हालांकि रेड क्रॉस और दूसरी एजेंसी की तरफ से कुछ मदद की गई है और एनजीओ काफी वहां पर एक्टिवेटेड है। आर्थिक सहायता के साथ साथ रिलीफ भी उनको दिया गया है, लेकिन उनका पुनर्वास एक चुनौती है जिसमें सरकार की अहम भूमिका रहने वाली है। और जैसे ही सरकार अपना पद संभाला है मुख्यमंत्री का उमर अब्दुल्ला ने, तो वो एक्शन मोड में आ गए हैं और आज वहां पर वो पहुंच गए हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि किस प्रकार से मर्गी और दूसरे स्थानों पर रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम तेजी से चला था, इस इलाके में भी उसी तरह से कुछ देखने को मिलेगा। हालांकि अभी बर्फबारी आने वाली है, कभी भी बर्फ गिर सकती है, तो ये एक चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम उमर अब्दुल्ला करने वाले हैं, ऐसी खबरें हमारे पास आ रही हैं। और ये भी अपेक्षा है कि आने वाले समय में कुछ घोषणा होगी। अजय, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी कल ही उन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और एकदम से उनके द्वारा लगातार एक्शन पर एक्शन किए जा रहे हैं, लगातार लोगों के हित में काम कर रहे हैं, तो आज लोगों को क्या कुछ उम्मीद है, क्या कुछ उनके लिए एक्स ग्रेशिया की उम्मीद जताई जा रही है, कोई बड़ी राहत उन लोगों को मिल सकती है? क्योंकि 500 से 600 ऐसे लोग हैं जो कि आग की वजह से प्रभावित हुए हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से एक पॉलिसी तो है कि जो आग लगती है उनको एक कंपनसेशन दी जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से पूरा गांव उजड़ गया है तो एक पैकेज की उम्मीद लेके वहां के लोग बैठे हुए हैं कि एक पैकेज दिया जाएगा जिससे पूरा गांव दोबारा बढ़ सके। क्योंकि जहां उनका निजी सामान सब खत्म हो चुका है, छत छीन चुकी है, वहीं जो सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिला था वो भी खत्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान बना के इनको का पुनर्वास ही संभव हो पाएगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार का जो फैसला आज हो सकता है कि आ जाए, उस पर सभी की उम्मीदें और नजर टिकी हुई है।
ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। किश्तवाड़ से अजय शान यहाँ पर तमाम चीजों को लेकर अपडेट कर रहे थे। आज उमर अब्दुल्ला जो है वो किश्तवाड़ पहुंचेंगे। इसी बीच अगली खबर, संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। केंद्र सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ को इनाम भेज दिया है, प्रस्तावित हो चुका है और 10 नवंबर को यहाँ पर रिटायरमेंट निकलकर सामने आई थी। सीजेआई चंद्रचूड़ की 10 नवंबर को रिटायरमेंट होगी और 2 साल तक पद पर रहने के बाद अब उन्हें रिटायरमेंट मिलेगी। बता दें कि डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो अब रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद की संजीव खन्ना का नाम प्रस्तावित किया गया है। अब वो न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में काम करेंगे। आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर 51वें चीफ जस्टिस बनने वाले हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से उनके नाम की सिफारिश की है और सीजेआई चंद्रचूड़ जो है वो 10 नवंबर 2024 यानी कुछ ही दिनों में, लगभग 15 दिनों के बाद वो रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद की संजीव खन्ना का नाम सामने आया है। उन्होंने सिफारिश की है इनके नाम की और जब कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है तो इस बात पर मोहर लग जाती है। और वहीं पर अब आपको बता दें कि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब संजीव खन्ना होंगे, क्योंकि 10 नवंबर को सीजेआई चंद्रचूड़ जो है, डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्होंने कि 2 साल तक इस पद पर यहाँ पर अपना काम किया है, सेवानिवृत्ति करने के बाद अब उन्हें यहाँ पर रिटायरमेंट मिल जाएगी। आपको बता दें कि 13 मई 2025 को जस्टिस खन्ना जो है वो रिटायर होंगे और सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर जस्टिस खन्ना 65 फैसले जो है वो लिखते नजर आएंगे। तो चलिए फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।